वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश थ्रॉब। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट लिटरेचर का एक पोएम अ टाइगर इन द जू विच इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। अ टाइगर इन द जू की अगर हम बात करें जिसको लेस्ली नॉरिस ने लिखा है तो इस पोएम के 5 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा में 4 लाइन है और कुछ स्टैंजा में बताया गया है कि वो जो टाइगर जू में है तो किस तरीके से बिहेव कर रहा और अगर उसी वक्त वो जंगल में होता तो कैसा बिहेव करता। इसी को इस पोएम में बताया गया, कॉन्ट्रास्ट तरीके से कन्फ्लिक्ट किया गया बिटवीन अ जू एंड अ नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में हम ये भी देखने वाले हैं कि वो जो टाइगर एक हेल्पलेस साइलेंस, एक लाचारी में, मजबूरी में बंद है, कैद है और अगर किसी वक्त वो खुला होता तो किस तरीके से आतंक मचा रहा होता, किस तरीके से अपना राज चला रहा होता। यही सारी चीज बताई गई और बड़ी खूबसूरती से लेस्ली नॉरिस ने इसे एक्सप्रेस किया है, बयां किया है। तो अगर हम पहले स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं विच इज written by me like he stalks in his vivid stripes। अगर हम ये जो पहला स्टैंजा है ये बताया गया है कि वो जो शेर, वो जो टाइगर है जब जू में है तो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। he stalks in his vivid stripes। तो अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का मतलब होता है वॉक, स्टॉक का मतलब ही होता है वॉक। he stalks in his vivid stripes और विविड की अगर मैं बात करूं तो इट मींस क्लियर, यानी शेर जो है आई मीन टाइगर जो है वो विविड स्ट्राइप्स, उसकी स्किन पे वो जो झाड़ियां होती है अलग अलग कलर्स के, तो वो उसमें बड़े वो जो साफ जो किसके स्किन पे अलग अलग स्ट्राइप्स जो दिख रहे हैं उसमें बड़े ही आराम से वो उस जूम के अंदर, उस सेल के अंदर, उस कैद खाने के अंदर चल रहा है। तो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स मतलब बड़े क्लियरली देखा जा सकता है कि वो उसमें चल रहा है। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। और जबकि हम सबको पता है कि जंगल में उसके लिए बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े जगहों पे वो घूम सकता है, लेकिन केज की जब बात करो तो एक लिमिटेड एरिया, एक छोटे से एरिया में वो थोड़े ही कदम ले पा रहा है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, यहां देखिए द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज यानी गिने चुने कुछ कदम है जिनको वो चल पा रहा है, उससे ज्यादा वो नहीं चल सकता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, चुपचाप उस वेलवेट के पंजों पे, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, बिना किसी आवाज किए, बिना किसी शोर किए चुपचाप वो चला जा रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, और रेज का मतलब होता है एंगर। अगर हम रेज की बात करें तो इट मींस कि एंगर, चुपचाप अपने गुस्से में उस सेल को, उस कैदखाने को या वो जो सलाखें हैं उसको वो माप रहा अपने कदमों से चलकर। यानी यहाँ पे इस स्टैंजा में यही बताया गया कि पहले स्टैंजा में वो जू में है और जू में वो चुपचाप चल रहा है जिसे देखा जा सकता है और उसकी स्किन पे क्लियर स्ट्राइप जो धारियां हैं और कुछ कदम वो ले रहा। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वेलवेट उसके पंजों को बोला इसलिए गया, यहाँ पे पैड्स को यानी उसके पंजों को कंपेयर किया गया वेलवेट से, जबकि वेलवेट सॉफ्ट होता है और आवाजें नहीं होती, इस वजह से क्वाइट मतलब शांत, बड़े ही शांत तरीके से। और यहाँ पे लेस्ली नॉरिस ने क्या लिखा है, इन हिज क्वाइट रेज, RAGE, रेज मतलब गुस्सा, एंगर। तो यहाँ पे क्वाइट लगा के इस पोएम की ब्यूटी को और ज्यादा खूबसूरत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो गुस्सा है वो शांत है, वो हेल्पलेस साइलेंस है, मजबूरी है, अंदर से एक गुस्सा जो उबल रहा है उसके अंदर भरा पड़ा है, वो उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा। क्यों? क्योंकि वो उस पिंजड़े में, उस कैदखाने में कैद है। इन हिज क्वाइट रेज। तो अगर हम इस पहले स्टैंजा की तरफ बढ़े तो पहले स्टैंजा में जो अगर हम पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करें तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुआ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी नॉन ह्यूमन थिंग्स में वो चीज जो इंसान नहीं है उसके अंदर अगर हम ह्यूमन क्वालिटीज डाल दें तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। देखिए उन्होंने इस टाइगर के लिए यूज किया है वर्ड ही, तो ही तो हम इंसानों के लिए यूज करते हैं। इट मींस कि इसको एज ए पर्सन वो ट्रीट कर रहे हैं, एज ए पर्सन वो देख रहे हैं। तो इसीलिए इसका जो पहला पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे वो पर्सोनिफिकेशन, इट इज पर्सोनिफिकेशन है जो स्टैंजा के। अगर हम दूसरा देखें विच इज वेलवेट, तो यहाँ पे इस वेलवेट को कंपेयर किया गया उसके पंजों से, तो इट इज मेटाफोर। जब दो अलग अलग चीजों को हम कंपेयर करते हैं तो वो हमारा पोएटिक डिवाइस मेटाफोर कहलाता। और अगर हम बात कर ले इसके राइमिंग स्कीम की, तो अगर राइमिंग स्कीम की बात करें तो लास्ट वर्ड देखिए हर लाइन का, स्ट्राइप्स, केज, क्वाइट और रेज। तो यहाँ देखिए ये जो वर्ड है केज, ये सिमिलर साउंड कर रहा है रेज से। केज और रेज का जो साउंड है वो सिमिलर है, लेकिन स्ट्राइप्स और क्वाइट इन दोनों का साउंड अलग अलग है। तो स्ट्राइप्स के लिए अगर हम कंसीडर करते हैं ए, तो केज हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि स्ट्राइप्स और केज का साउंड अलग अलग है। लेकिन क्वाइट
कभी साउंड इन दोनों से अलग है, केज से भी अलग, स्ट्राइप से भी अलग, तो क्वाइट के लिए हम करेंगे सी, बट रेज साउंड्स सिमिलर टू केज, रेज एंड केज साउंड सिमिलर, तो यहाँ पे हम वापस केज के लिए बी माना था तो यहाँ पे भी हम बी लिख देंगे। तो इसका राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी, यानी बी एंड बी इज केज एंड रेज एंड ए इज फॉर स्ट्राइप्स एंड सी फॉर क्वाइट। नाउ मूविंग टू द सेकंड स्टैंजा, अगर हम सेकंड स्टैंजा की बात करें तो ये बताया गया है कि अभी तो वो जंगल में है, केज में, इसी वक्त अगर वो जू में है, अगर इसी वक्त वो जंगल में होता तो किस तरीके से चीजों को कर रहा होता। अगेन उन्होंने ही यूज किया है पर्सोनिफिकेशन, ही शुड बी लर्किंग इन इट्स शैडो, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। यहाँ पे लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग, लर्क का मतलब होता है छुपा होना, हाइड होना, यानी और इन शैडो मतलब झाड़ियों में छुपा होता, चुपचाप अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता। शेर की यही काम होता अगर वो अभी अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में होता तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो इस वक्त अभी झाड़ियों में छुपा होता। शैडो यहाँ पे उसी चीज को बोला गया, बुश, ट्रीज, पेड़ों के पीछे या झाड़ियों में, हाइडिंग इन शैडो। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और बड़े बड़े ग्रासों से, बड़े बड़े झाड़ियों के बीच चुपचाप चल रहा होता ताकि उसका जो शिकार है जिसको वो पकड़ने वाला है वो जज ना कर पाए कि कोई उसको चेस कर रहा है या कोई उसको फॉलो कर पा रहा। तो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, धीरे धीरे दबे पांव वो चलता नियर द वाटर होल, उस वाटर होल के आसपास। वाटर होल मतलब जहाँ पे वाटर होल का पे बोला गया लेक, रिवर या एक पानी जहाँ पे होता है जंगलों में, जहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर अपनी प्यास बुझाने आते हैं, तो वही बोला गया नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पे प्लम्प डियर, प्लम्प बोले तो फैट, एक हेल्दी डियर, प्लम्प मींस फैट, वेयर प्लम्प डियर पास। और देखिए डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है, इसीलिए अगर डियर होता तो सिंगुलर होता तो यहाँ पे पासेस होता है ना, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है इसीलिए वर्ब भी प्लूरल, वेयर प्लम्प डियर पास। तो ये बोला गया कि अगर वो जंगल में होता तो अभी शैडो में, झाड़ियों में छुपा होता, धीरे धीरे उस ग्रास से अपने आप को शिकार के करीब लेके जा रहा होता जिसे वो शिकार करने वाला था, वाटर होल के आसपास, जहां से हेल्दी और फैट डियर गुजरते हैं और टाइगर, डियर यानी हिरन को अपना शिकार बना लेता। तो अगर हम स्टैंजा में बात करें तो इसमें भी पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। दूसरा पोएटिक डिवाइस, यहाँ देखिए लास्ट वर्ड है शैडो, यहाँ पे ग्रास, इट इज होल एंड पास। तो अगेन यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रास और पास साउंड सिमिलर, लेकिन शैडो और होल सिमिलर साउंड नहीं करे, तो शैडो के लिए ए, ग्रास के लिए बी, होल के लिए भी सी क्योंकि ये अलग है, और पास के लिए भी बी। तो इसका राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी बी। नाउ मूविंग टू द थर्ड स्टैंजा व्हिच इज he should be snarling around houses। ये वाला स्टैंजा भी यही बताया गया कि अगर वो जंगल में होता इस वक्त तो कौन कौन सी चीजें कर रहा होता, तो he should be snarling around houses। snarling का मतलब होता है गुर्राना, रोर करना। तो उस घरों के आसपास यानी जंगल के आसपास अगर कोई विलेज होता, कोई गांव होता, तो वो वहां पे बहुत ज्यादा गुर्रा रहा होता। he should be snarling around houses at the jungle's edge। edge मतलब किनारे पे, जंगल का आउटर एरिया जहां से कोई शहर या कोई गांव या कोई मोहल्ला करीब है, उस जगह पे एट द जंगल्स एज, वहां पे वो जाकर बहुत ज्यादा गुर्रा रहा होता, आवाजें निकाल रहा होता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, है ना, अपने उन फैंग्स को यानी नुकीले दांतों को जो एकदम खुले हुए हैं, जिसके ऊपर कोई कवर नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं, तो बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने नुकीले दांतों को दिखाते हुए, हिज क्लॉज और अपने पंजों को भी दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग द विलेज, इट इज टेरराइजिंग द विलेज, और गांव वालों को, उस वक्त के लोगों को वहां पे वो डरा रहा होता, यही बताया गया इस स्टैंजा में। तो अगर हम इस स्टैंजा की बात करें तो यहाँ पे लास्ट वर्ड है हमारा हाउसेस, नेक्स्ट एज, क्लॉज एंड विलेज। तो यहाँ पे अगेन आप देखिए एज और विलेज, दीज आर साउंड, दे साउंड सिमिलर, हाउसेस एंड क्लॉज अलग अलग साउंड कर रहे, तो इसका भी राइमिंग स्कीम हमारा हो जाएगा इट इज ए बी एंड सी बी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, नाउ मूविंग टू द थर्ड स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा। तो इसमें यही बताया गया है कि अब अगेन ये टाइगर जू में है, तो किस तरीके से। तो पहले स्टैंजा में जू था, सेकेंड और थर्ड स्टैंजा में जंगल को बताया गया था, और अगेन इस फोर्थ स्टैंजा में ये बताया गया है कि ये अब जू में है तो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगेन लेसन नॉलेज से लिखा है कि बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। यहाँ देखिए ही, अगेन टाइगर को वो इंसानों की तरह एक्सप्रेस कर रहे, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। अभी तो बोला गया था कि वो टेरराइज कर रहा होता, गांव वालों को डरा रहा होता, डियर का वेट कर रहा होता, लेकिन अब वो एक कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट यानी मजबूत सीमेंटेड सेल में, कैद में
बंद है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, है ना, उसकी जितनी भी ताकत है, उसकी जितनी भी फिजिकलिटी है, जितनी भी उसकी ताकत है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, वो सलाखों के पीछे है। बार्स बेसिकली क्या कहते हैं, जब लोहे का जेल होता है तो उसमें जो आयरन के लंबे लंबे जो लाइन होती है उसको हम लोग बार्स कहते हैं। वर्टिकली जो आयरन रड होता है उसको हम लोग बार्स कहते हैं, सलाखों, यानी उसकी जितनी भी ताकत है वो सलाखों के पीछे है, वो बंद है, कैद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्ट्रोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और यहाँ पे अगेन स्ट्रोक वर्ड को यूज किया गया, स्ट्रोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपने उस केज का, अपने उस पिंजड़े का, या जहां वो बंद है उसके लेंथ को माप रहा है, बार बार चल रहा है, और अपने गुस्से को भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इग्नोरिंग विजिटर्स। और जो लोग उस जू में घूमने आते हैं, बड़े खुशनुमा तरीके से शेरों को देखते हैं, क्योंकि जंगल में तो हम जाके शेर को कभी देख ही नहीं पाएंगे, तो विजिटर्स बड़े शौक से फोटोज खींचते हैं या उनके करीब जाकर सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब का उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो इग्नोर कर रहा है, इग्नोरिंग विजिटर्स, जो भी उन्हें देखने आ रहे हैं उन सब का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि वो एक सलाखों के पीछे बंद है, उसका पूरा जो हैबिट है, नेचुरल हैबिट है, वो पूरी तरीके से बदल चुका है, और वो नॉर्मल भी बिहेव नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्क्रीट सेल में बंद है, उसकी जितनी भी एनर्जी और ताकत है, फिजिकलिटी है, सब उस सलाखों के पीछे है, और स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन हमारा वर्ड है सेल, second is bar, third is cage, and now visitors. तो bars and visitors they sound similar, लेकिन cage और सेल अलग अलग साउंड कर रहा है। तो अगेन A, B, C, B ये हमारा राइमिंग स्कीम है, A for cell, B for bars, C for cage, and again B for visitors। तो ये दो बार B है, मतलब bars और visitors repeat, they sound similar, और cage और cell जो अलग अलग साउंड कर रहे हैं तो A और C। Now coming to the fifth and the last stanza of this poem, he hears the last voice at night, रात को, यानी अगेन यहाँ पे personification, he hears the last voice at night, आखिरी में, रात को सबसे आखिरी आवाज जो सुनता है वो कौन सी आवाज है? The patrolling cars, वो पेट्रोलिंग कार्स की आवाज है। पेट्रोलिंग कार्स जो ये चेक कर रहे होते हैं कि जानवर सही तो है, कोई अपने पिंजरे से निकल तो नहीं गया, या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो लास्ट में वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते, देख रहे होते, तो आखिरी में रात को रोज वो यही एक आवाज सुनता है, he hears the last voice at night, the patrolling cars and stares, stare का मतलब होता है घूरना, and stare with his brilliant eyes, और अपनी चमचमाती आंखों से, अपनी brilliant eyes, brilliant यहाँ पे shiny eyes को बोला गया है। शेरों की और बिल्ली की और टाइगर की जो आंखें होती है रातों को बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होती है, चमकती है, वो हम दूर से भी देख लेते हैं, आंखें बहुत ज्यादा ग्लिटर कर रही होती है। तो and stares with his brilliant eyes at the brilliant star, और उस पिंजड़े में, उस कैद खाने पे बंद होकर अपनी इन शाइनी आईज से, चमकती हुई आंखों से उन चमकते हुए सितारों को देख रहा होता। तो लेस्ली नॉरिस ने ये वर्ड ब्रिलियंट बार बार 2 बार यूज किया है, और इसका यहाँ पे मतलब क्या वो बताना चाहते हैं। तो बोला गया कि ब्रिलियंट आईज यानी उन शाइनी आईज, उन चमचमाती आंखों से वो उन सितारों को देख रहा है। और अगर हम सितारों की बात करें तो ये एक आसमान की खूबसूरती है, स्टार्स को एक खूबसूरती और ब्यूटी समझा जाता है, और वो आजाद है। और इसी तरीके से वो वहां पे शेर की आंखों से कंपेयर करके ये बताया जा रहा है कि ही शुड आल्सो बी फ्री, उसे भी आजाद होना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो नाइट, कार्स, आईज, स्टेयर्स, तो यहाँ पे देखिए आप कार्स और स्टार्स दे साउंड सिमिलर, कार्स एंड स्टार्स, बट आईज और नाइट सिमिलर साउंड नहीं कर रहा। तो अगेन इसका राइमिंग स्कीम A, B, C, D, B and B for cars and stars and A and C for night and eyes। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आया होगा। इस पोएम में बेसिकली एक कन्फ्लिक्शन बताया गया है जू और जंगल के बीच का, which is written by लेस्ली नॉरिस। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लिखे, आई होप आप उसका आंसर जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।